हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th का जैसे हमें पता चल गया है कि 6 जुलाई को जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा, तो उसमें जो है 6 जुलाई को इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम है और माहौल कुछ नेगेटिविटी चारों तरफ है। पता है आपको कोरोना वायरस के लिए आप स्टूडेंट्स तो इसमें से पढ़ने नहीं होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी नहीं पढ़े थे। तो वीडियो कुछ ऐसा रहेगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि साल भर जो पढ़ा था अगर दिमाग में है ठीक है, अगर नहीं है तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हम सारे एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे चैप्टर वाइज। सो दिस विल बी द वीडियो, द कंटेंट। सो आई गेस इट विल बी इंस्पायरिंग फॉर ऑल। सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठे, जो एग्जाम में अटेम्प्ट होंगे या फिर अपियर होंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वीडियो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई विल दीपांकर सरकार, द फैकल्टी मेंबर ऑफ अपराइट कोचिंग सेंटर एंड TGT इकोनॉमिक्स इन बागडोगरा सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल. So this was my intro. So in this video I'll be discussing all the questions one by one. So thank you very much. Please bear with me. I hope this will be a very excellent video and it will be very much beneficial for you all. Thank you. So starting with the chapter, I guess ये आपकी बुक्स है, जयदीप साखल की बुक। ओके तो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है, 1 तो नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट है जो कि नहीं आ रहा है आपका एग्जाम्स में। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 और 3 छोटे चैप्टर्स हैं, 2 और 3 मार्क्स के आते हैं, तो हम डिमांड से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ हैं, आप लोग नोट डाउन करिएगा, जल्दी करेंगे क्योंकि 19-20 चैप्टर्स हैं, तो और वीडियो का टाइम थोड़ा कम रखेंगे ताकि जल्दी कवर अप हो सके। तो आप लोग कॉपी लेके जल्दी पेन नोट डाउन करेंगे। तो चैप्टर 2 और 3 का एक साथ बता देंगे हम। 2 और 3 आपका जो है डिमांड और इलास्टिसिटी का। देखो घबराने की कोई बात नहीं है। डिमांड जो है आप लोग पढ़ते आए हैं और 11 में पढ़े थे, 12 में भी पढ़े हो, तो इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या आता है अच्छे से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन से आपका डिमांड है, व्हाट इज डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आएगा। डिमांड क्या, इट इज द डिजायरनेस और विलिंगनेस टू परचेज एन कमोडिटी बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका चैप्टर 3 से है, मैं 2 और 3 का साथ में बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिमांड फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इलास्टिसिटी आ सकेगा। गिफन गुड जो है, गिफन गुड बच्चे एक आपका स्कोरिंग थोड़ा करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, गिफन गुड का डायग्राम ना वेस्ट बंगाल की बुक में नहीं है, और गिफन गुड का अगर आप डायग्राम बना देते हैं एग्जाम में तो आपका ये एक प्लस पॉइंट है ताकि एग्जामिनर थोड़ा अट्रैक्ट हो सके, क्योंकि आपका आंसर बाकी के सारे बच्चों से अलग बनेगा, और यही एक पॉइंट है जहाँ पे आपको मार्क्स गेन करने का मौका मिलेगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज काइंडली ड्रॉ दिस डायग्राम एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस डायग्राम इन योर आंसर नोटबुक। गिफन गुड का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, ओके ये ओरिजिन से अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ से होगा। तो ये आपका डायग्राम है, रफली मैंने बनाया है, आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे प्राइस रहता है, यहाँ पे क्वांटिटी रहता है, ये आपका डिमांड है, डी डैश दे सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, और ये आपका गिफन कर्व है। अच्छा गिफन कर्व ये डिमांड कर्व है बट ये अपवर्ड राइजिंग है, ये इसकी खासियत है और इसीलिए ये क्वेश्चन में बहुत आता है, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा अवश्य, याद करके। उसके बाद आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जब आप आते हैं तो एक स्मॉल टच आपका आंसर फिर कैसे अलग बनाएं। लॉ ऑफ डिमांड आप लिख देते हैं, रटे रटाए बच्चे वही जो है ब्लू से जो दिया हुआ है आपके बुक में वही लिख देते हैं, मार्क्स भी वैसा मिलता है, 2 में से 1 मिलेगा या फिर 0.5 मिलेगा। आपका आंसर कैसे अलग बनेगा, आपको हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन देना है। वो क्या है, आपको लॉ ऑफ डिमांड समझाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा LOD, शॉर्ट में ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप करेंगे एक हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन बना, आप मतलब एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, आप साइंस और सिंबल्स के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, कीपिंग ऑल ऑफ द फैक्टर्स कांस्टेंट या फिर ceteris paribus, we know that when price of any commodity increases, demand for the commodity decreases, and when price of any commodity decreases, demand for the commodity increases, ceteris paribus। ओके इसका मतलब है all of the factors remaining constant। आप ceteris paribus लिख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी लिख सकते हैं, यानी कि all of the factors remaining constant। इसका मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है, देखिए प्लस, क्वांटिटी नीचे आ रहा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव रिलेशन, इसलिए हमारा डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आई गेस ये सब आपको पता होगा ऑलरेडी। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए पीछे के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान से देखेंगे, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इन सबको। आई गेस आपने लिख लिया होगा, ओके। So after that we will come to the next question, that is cross price elasticity। ये क्वेश्चंस आपको चैप्टर 3 में मिल जाएंगे, बुक में है या फिर आप कहीं से भी लिख लें। बच्चे याद रखना है कि आपको जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको उसके नीचे फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, अदरवाइज आपका मार्क्स स्कोरिंग बहुत कम हो जाता है। अगर आप इलास्टिसिटी के बारे में लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, बॉक्स बना देंगे, पेपर अट्रैक्शन में ही आपको मार्क्स मिलेगा। इकोनॉमिक्स में आपका पेपर अगर गंदा बनता है, अगर आप काट छाट करते हैं पेपर में तो आप मार्क्स भूल जाइए। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आप एक रफ कॉपी लेके राइटिंग, ये सिर्फ टिप्स हैं जो आपको एग्जाम के पहले तक याद रखना है।
तो आपको अपना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है। मैं बार बार बच्चों को ये बताता हूँ कि ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल ज़रूर करें और पेंसिल से अपना डायग्राम बनाएं, पेन से नहीं बनाएंगे। आदत हो जाती है पेन से बना देते हैं, ब्लैक पेन से जल्दबाजी में, एग्जाम में नहीं करना है, आपका मार्क्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेंशन्ड है बहुत स्पेसिफिकली कि द स्टूडेंट्स विल नॉट मेक द डायग्राम्स विद पेन और एनीथिंग एल्स, बट स्टूडेंट्स दे हैपन टू जल्दबाजी में आंसर लिख रहे होते हैं, पेन से बना देते हैं। नहीं करना है, पेंसिल से बनाना है, याद रहेगा। उसके बाद आपको अपना पेपर बहुत नीट रखना है। फॉर्मूला लिख रहे हैं, एग्जामिनर को कैसे दिखेगा, क्योंकि उसको अभी कोरोना लगा होगा, उसको भी डर, तो वो अभी क्या करेगा, जल्दी जल्दी पेपर चेक करेगा, तो या तो उसको सेम आंसर्स दिखेगा तो या वो मार्क्स काट देगा, या तो अरे सेम रटे रटा आंसर है तो वैसे मार्क्स देगा। अचानक से आपका पेपर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, उसको दिखेगा कि आपने बहुत अलग अलग से लिखा है, आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है कि उसको आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स देने का स्वभाव आएगा, वो देगा ज़रूर आपको मार्क्स। तो वो क्या करेगा, आपका मार्क्स थोड़ा वहाँ से +1 2 करते करते हर एक आंसर में आपका आंसर मार्क्स जो है बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। क्या करना है, पेपर बहुत ही क्लीन रखना है, डायग्राम्स ये जो मैं बता रहा हूँ टिप्स आपको हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा, एक एक टिप्स, उन सबको याद रखना है। और अगर आपको मैं बता रहा हूँ ये 5-6 साल से वेस्ट बंगाल बोर्ड का अगर बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है या नहीं है, अगर अच्छा है तो आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको 75 से 80 आराम से मिल जाएगा, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, ये श्योर शॉट है। और ये सारे क्वेश्चंस के जो ऐसे हैं कि आपको ये क्वेश्चंस ही मिलेंगे, इस पे कोई दो राय नहीं। अगर सीबीएसई का होता तो मैं शायद से उतना डिटेल में नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन पढ़ो यही आ जाएगा, बट वेस्ट बंगाल का तो हम श्योर है भाई कि यही क्वेश्चन आने वाला है, आपको पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, काम डाउन हो जाइए, टिप्स दिमाग में रखिए और उसी चीज़ को फॉरवर्ड करिए। तो आगे बढ़ते हुए क्या देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड हो गया है, उसके बाद इलास्टिसिटी लिख लीजिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, चैप्टर 2 और 3 डन, इतना ही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से क्रॉस चेक करिए। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गिवन गुड डायग्राम बनाना है, लॉ ऑफ डिमांड ये बनाना है, और अगर आप चाहें तो ये ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इलास्टिसिटी से आपका आ जाएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन छूट रहा है मेरे को लग रहा है, हाँ, वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट आपको याद रखना है, व्हाट इज वेबलेन इफेक्ट, इट इज द कंज्यूमर डिजायर वेयर द कंज्यूमर जजेस द प्राइस ऑफ द गुड विद इट्स हायर प्राइस। देख लेंगे भाई, बुक में वही है तो रटा रटा है, ये भी रट लेना और लिख देना बस, जहाँ पे पॉइंट्स बताना मैं बता दूंगा। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4। एक क्वेश्चन बताऊँ जो आएगा आपके एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन, चैप्टर 4 से आ जाएगा, कौन सा है, टीपी एपी एमपी लिख लीजिए, सीबीएसई और आपका वेस्ट बंगाल जो भी है, टीपी एपी एमपी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। टीपी एपी एमपी तो आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि ये 2000। अच्छा, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, अब बताते तो फ्लो में निकल जाता है, सुनते रहिए, नोट करते रहिए, आप फ्री में मिल रहा है भाई। अच्छा, क्या है आपको 2000 आप लोग 20 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, 20 तो आप 18 के क्वेश्चन देखेंगे, 18 के साथ साथ 16 के क्वेश्चन देखेंगे, 14 के क्वेश्चन देखेंगे, और क्योंकि 20 में दे रहे हैं तो 19 का क्वेश्चन भी देखना है, देख लेंगे। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, 18 तो आ जाएगा भाई पूरा, और 16 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, देखना है, ठीक है। पास्ट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर देखना है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ABTA बुक है, नहीं है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नेट में मिल जाएगा, आराम से ले लीजिए, पढ़िए, और क्या चाहिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही रहा है फ्री का, ठीक है। तो चैप्टर 4 में अगर आप आ जाते हैं तो चैप्टर 4 में आपको क्या मिलेगा भाई, वो है आपका TP AP MP। मैं एक बार कर्व बना दे रहा हूँ, ये आपका है TP कर्व, उसके बाद आता है आपका AP और MP कर्व, ठीक है ना, ये आपका गया MP कर्व और ये आपका AP में एक वर्ड बताऊंगा, उसको याद रखना है, अच्छे से लिखेंगे। ये आपका ऐसा कर्व रहेगा कुछ सांप जैसा, है ना, तो आपको ये चीज़ याद रखना अच्छे से। क्या करेंगे, बुक में बहुत अजीबोगरीब डायग्राम है, देख के घबरा जाते तो वहीं पे छोड़ देते, पढ़ते भी नहीं है ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस में आ जाता है, ठीक है। और अगर आएगा ना तो अगर इसके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन भी है, आपको ना ये क्वेश्चन लेना है, अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आपको ये क्वेश्चन लेना है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, स्कोरिंग ज़्यादा है, डायग्राम अच्छा है, और आप आंसर कैसे लिखेंगे वही बता रहा हूँ। 1 2 3 में रहेगा स्टेजेस में डायग्राम कुछ ऐसा आपको बनाना है, हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन वो सब लिखना है। खैर अभी मैं पूरा क्लास तो नहीं ले सकता, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो 1 2 3 आपको ऐसे स्टेज में बनाना है, TP AP MP ये 5 मार्क्स का आएगा, लिख लीजिए कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अगर इसके बाद मैं बोलूँ दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 95% ये, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ दूसरी क्वेश्चन की बात, बंगाल बोर्ड वाले सुनेंगे,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो 75 to 80 के बीच में रखते हैं परसेंट आने का चांस। बाद में मत बोलना अगर नहीं आया तो, बट ये मैं बता सकता हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस वाला जो है ना आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अच्छे से करना है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का डायग्राम आपको पता है कौन सा है? ऐसा वाला एक डायग्राम है, बुक में नहीं है डायग्राम। और एक चीज़, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का डायग्राम बुक में नहीं है बच्चे, तो आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। बुक में नहीं है इसीलिए बनाना है क्योंकि मार्क्स चाहिए ना, बनाना है। तो आपको एमपी वाला जो कर्व है ना ऐसे बना दोगे, ठीक है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस का। यहाँ पे 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे और इस डायग्राम को ऐसे बनाएंगे। हो गया आपका ये क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 के लिए। और एक क्वेश्चन जो सेफ जोन के लिए आप पढ़ के रख सकते हैं वो है आरटीएस। आरटीएस यानी रिटर्न्स टू स्केल पढ़ लेना, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है जो कि आपको बुक के ये चैप्टर के लास्ट क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। थ्योरी है, पढ़ लेना, ठीक है, ऐसे और बना के लिख देना, हो जाएगा। ये आरटीएस रिटर्न्स टू स्केल और ये जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है ना, ये एक सेफ जोन के लिए हम पढ़ेंगे कि अगर कुछ नहीं आया, नहीं फंसा, क्योंकि कोरोना ने दिमाग खराब हो गया होगा सबका शायद से, जो सेम क्वेश्चन बना रहे नहीं बना के कुछ ऊटपटांग बना दिया, तो सेफ जोन के लिए पढ़ लेंगे। 4 ही पढ़ना है, चैप्टर खत्म, और कहीं नहीं देखना है, ताक झाक मत करो, इतना ही 4 पढ़ना है, आपका चैप्टर ही डन है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टीपी एपी एमपी आएगा, या तो वेरिएबल प्रोपोर्शंस आएगा, नहीं आ गया ये 2 आएंगे, वो है आरटीएस रिटर्न्स टू स्केल, या तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 हमारा हो गया बच्चे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 क्या है? चैप्टर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है वो बता दे रहा हूँ। चैप्टर 5 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो कि आएगा, हर एक साल आता है, हाँ जी, वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बच्चा क्वेश्चन एकदम ईजी, सबसे ईजी क्वेश्चन। फिक्स्ड कॉस्ट क्या और वेरिएबल कॉस्ट क्या, अच्छे से पढ़ लेना। ग्राफ बुक में नहीं है तो ग्राफ बना देना है। वो आपका क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ होगा आपका ऐसा, TFC। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ आपका कैसा होगा? वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ आपका होगा ऐसा टाइप का, ठीक है, VC, ठीक है। ये बुक में नहीं है इसीलिए बनाना है क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा मार्क्स, ओके। सो दिस यू हैव टू गिव, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, डायग्राम के साथ नीचे एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट का है परमानेंट एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी मिलता है। वेरिएबल कॉस्ट का है आपका क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिक चार्ज, रॉ मटेरियल, ठीक है, क्लास में करा होगा, पता है। डायग्राम, एग्जाम्पल, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डन है। उसके बाद एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका शेप ऑफ AFC कर्व। ये क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क्स का चैप्टर नंबर 5 से। AFC कर्व का शेप क्या है? बुक में नाम दिया हुआ है AFC कर्व का। शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नोट डाउन कर लीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 2 मार्क्स का आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AC और MC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। AC कर्व, ये है आपका MC कर्व। ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है ये क्वेश्चन अच्छे से। प्लीज चैप्टर नंबर 5 यहीं तक खत्म करेंगे, यही पढ़ के, ओके। तो चैप्टर नंबर 5 तक आपने देख लिया। AC MC अच्छे से पढ़ लेना, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लेना, फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ लेना, और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 6 जो आपका है वो है रेवेन्यू के ऊपर, और रेवेन्यू 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इसको सिर्फ देख लेना। आपका क्वेश्चन में आ जाएगा AR = P प्रूफ करो, ठीक है ना। तो AR = P मतलब एवरेज रेवेन्यू = P। तो ये ना जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ ये बुक में नहीं दिया है, तो आप कर लेंगे, तो आप ऐसे डेरिवेशन दिखा देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन है AR = P प्रूफ करना है, तो आप लिखेंगे TR = P × Q, लिख लीजिए साथ साथ, ठीक है। और AR = TR/Q, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको तोड़ते हैं, TR को P × Q/Q लिख देंगे। सो AR = Q कट गया, AR = P, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिए, तो ये डेरिवेशन आपका आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। 2 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, ये आता है। प्रूव दैट एवरेज रेवेन्यू = प्राइस, कर लेंगे, नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स का आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जल्दी, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू। रेवेन्यू से यही कर लेंगे, और आपको पढ़ना है, जल्दी से नोट डाउन करिए। TR, AR और MR, ये 3 चीज़ जो है इनके डेफिनेशंस लिख लेंगे, और बुक में शायद से कुछ एक रिलेशन वाला है क्वेश्चन, ये पढ़ लेंगे सेफ जोन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। और सेकंड इंपॉर्टेंट TR, AR और MR का जो है वो डेफिनेशन के साथ साथ आपका कर लेना है। चलिए भाई, इतना ठीक है, और आगे देख लेते हैं इसके बाद क्या है। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 7 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 से और कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे, एक ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 7 से शट डाउन पॉइंट।
ठीक है, शट डाउन पॉइंट लिख लीजिए। शट डाउन पॉइंट का एक डायग्राम है, ब्लू मार्कर कहाँ गया, अच्छा ठीक है, शट डाउन पॉइंट का एक डायग्राम है, इसको देख लेंगे, लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं, कुछ भी करिए आपको जैसा मर्जी है। बुक में है कुछ ऐसा, AC है, ये आपका प्राइस है, ठीक है, मोनोपोली वाले मार्केट में ऐसा कुछ एक डायग्राम है। शट डाउन पॉइंट पढ़ लेना और प्रॉफिट का डेफिनेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ लेना। हटाओ चैप्टर नंबर 7 हो गया। चैप्टर नंबर 8 फिर वही रटा रटाया चैप्टर सप्लाई के ऊपर है, तो सेम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लेना, सप्लाई पढ़ लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ लेना, डायग्राम वायग्राम बना देना, हो गया। चैप्टर नंबर 9 स्किप कर देंगे, 1 मार्क्स का MCQ आता है मार्केट के ऊपर, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो जो पढ़े थे उन लोगों ने अच्छा बात है कर लेना, MCQ है। चैप्टर नंबर 10 एक क्वेश्चन बताऊंगा, वही आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। लिख लो, चांद सितारे बना लो साइड में, ये क्वेश्चन ही है, एक ही ये क्वेश्चन है, हर साल आता है यही क्वेश्चन आएगा। और इसके साथ एक लॉन्ग रन वाला क्वेश्चन देते थे जो कि कोई बच्चा नहीं करता है क्योंकि लॉन्ग रन बहुत कंफ्यूजिंग है, यही क्वेश्चन आएगा, लिख लो। क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन शॉर्ट रन, एंड क्वेश्चन आने के साथ साथ ना इसके साथ कैसे स्कोर करें, इसमें एक डायग्राम है, वो डायग्राम आप बना सकते हैं। वो डायग्राम आपको ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको ये डिमांड DD गया, ये आपका सप्लाई कर्व गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ से लेते हुए ऐसे ये प्राइस बना दो, यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस, चलिए ये डायग्राम आप बना देंगे। हाँ, तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका पेपर ना बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा वो क्वेश्चन के लिए, जो कि क्या क्वेश्चन था बताइए, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था आपका वो ना फीचर्स है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अच्छा, फीचर्स कैसे लिखने, फीचर्स ना आपको ना बेस्ट आंसर ना आपको CBSE के कोई एक गाइड वाइड अगर आपके है, बंधु दोस्त अगर कुछ है उनसे जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ का आंसर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। बुक में भी मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है बुक में क्या है, तो आप पढ़ लीजिए वो। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्राइस, ठीक है, और आपका कुछ है नो सेलिंग कॉस्ट, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन 0, ऐसा है सारे फीचर्स। हेडिंग ब्लैक पेन से एक्सप्लेनेशन कर देंगे, आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये चैप्टर से। चैप्टर नंबर 10 हो गया भाई। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चैप्टर नंबर 13 है आपका रेंट के ऊपर। आप अलर्ट हो जाइए अभी सारे और ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 13 रेंट ही आपका मैक्सिमम मार्क्स दिलाता है या फिर आपका घटता भी है मार्क्स, इसी वजह से घटता है। रेंट 1 मार्क्स नहीं छोड़ना है। क्या क्या क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिए, वही क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है आपका रिकार्डियन थ्योरी, ठीक है, रिकार्डियन थ्योरी आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। रिकार्डियन थ्योरी अगर आएगा तो उसके लिए आपको 2 चीज लिखना पड़ेगा, एक है स्कार्सिटी रेंट और दूसरा आपका डिफरेंशियल रेंट, ठीक है, ये दोनों चीज लिख देंगे अच्छे से। रिकार्डियन थ्योरी या तो ये आएगा या तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आ सकता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में आप लिख लेंगे बुक में जो है, इसके साथ साथ एक ना डायग्राम है, डायग्राम देख लेंगे बुक में, कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है, तो ये डायग्राम आपका दिया हुआ है, ध्यान से कर लेंगे। अच्छा, एक टिप बताऊंगा लास्ट में, जो बहुत, ये वीडियो देख लेंगे आप तो उसके लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ आप करेंगे तो आपको सारा एक साथ समाप्त होके आपको मिल जाएगा, आप देखते रहिए, आपको लास्ट में मिल जाएगा वो चीज़ क्या है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आपको ऐसा डायग्राम मिल जाएगा, डायग्राम के साथ साथ आपका हो जाएगा, तो ये आपका 5 मार्क्स का, या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो है बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ लेबर सप्लाई कर्व, LS कर्व, पढ़ लेना अच्छे से। 3 में से एक नहीं आया फिर मुझे आप पर्सनली मैसेज करके गालियां भेज देना, ठीक है, बोल देना कि क्यों नहीं आया, ये 3 ही तो आपने बताया था इतने वीडियो बना करके, फिर क्यों नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना कि नहीं आया सर, ये 3 में से नहीं आया, कुछ और ही आ गया। चौथा पढ़ लो बस, और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1 2 3 रिकार्डियन, डिफरेंशियल और स्कार्सिटी, इसके बारे में लिखना, डायग्राम बना देना। नहीं, इसका डायग्राम नहीं है, सॉरी, इसका डायग्राम है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ये वाला डायग्राम है, और बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ लेबर सप्लाई कर्व में ये पढ़ लेना। आपका रेंट 50% नहीं 70% डन हो गया है। और एक क्वेश्चन अगर आ गया, हाँ वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, 2018 में आया था। रीजन्स टू होल्ड लिक्विड कैश इन हैंड, आप
लिक्विड कैश यानी कि लिक्विड कैश यानी कि क्या, पानी वाला कैश नहीं, लिक्विड कैश यानी कि जो नोट होता है, करेंसी नोट उनको, और फिर जो नोट सर्कुलेशन इकोनॉमी में भी चल रहा है, नोट और कॉइन्स, इनको लिक्विड कैश बोला जाता है। क्यों, क्या उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लिक्विड कैश को हम हाथ में रखना या फिर घर में रखना क्यों पसंद करते हैं, चेक ये सब ज़मीन जायदाद में पैसा जमा करके नहीं रखने से ज़्यादा हम लिक्विड कैश अपने हाथ पास क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि 3 रीजंस हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। पढ़ लेना अच्छे से, ये 3 रीजन है। उसके साथ साथ आपको ये कर्व है, ये कर्व मिल जाएगा बुक में। तीनों रीजंस को ना हेडिंग आप ब्लैक से लिख लेंगे और अंडरलाइन कर लेना और उसके बाद एक्सप्लेन कर देना और ये डायग्राम बना देना। 5 में से 4.5 मिल जाएगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन पढ़ लिया। रेंट इज डन, प्लीज़ रेंट इज डन। आपको ये पेज नंबर 162 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, बुक में, जयदेव सारफिल के बुक में, ठीक है। तो रेंट हमारा हो गया, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और यही क्वेश्चन है, कुछ इसके बाहर नहीं आने वाला है। वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट्स प्लीज मार्क इट, राइट इट समवेयर, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। हो गया रेंट। आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ा चैप्टर हो गया। आप सांस ले लीजिए अभी थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा रखेंगे, वीडियो खत्म होने वाला है अभी, आप देख सकते हैं, प्लीज। सो आई गेस वी हैव रिटन डाउन। आफ्टर दैट विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में आते हैं, खत्म होने वाला है, 19 की तरफ आ गए। चैप्टर नंबर 14 नेशनल इनकम। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट है, लिख लो कौन सा क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आपको पता होगा भाई, क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक आपको डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे हाउस होल्ड है, यहाँ पे आपका फर्म्स है, हाउस होल्ड से फर्म्स को क्या जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड को क्या जा रहा है, इसको लिख लो, रट लो, बना लो, डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेनेशन कर दोगे। 5 में से 4 आपको आराम से मिल जाएगा, कहीं नहीं जा रहा है आपका मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ही आएगा मुझे लग रहा है इस साल। बट अगर आपको फिर भी श्योर शॉर्ट के लिए अगर कुछ ज़्यादा पढ़ना है, आप 1-2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप चांस में ले सकते हैं ना, अगर कुछ और आ गया तो अच्छा है कि आप पढ़ लें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए, डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हो गया भाई, ये 2 क्वेश्चन लिख लो। और तीसरा क्वेश्चन, हाँ, ये 2 में से ये आएगा या आएगा, नहीं आ गया तो यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड आएगा या सेंसस ऑफ इनकम मेथड, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा टॉलरेट कर लेना, ठीक है। तो सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड और सेंसस ऑफ इनकम मेथड आपका क्वेश्चन है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन है जो आपका पेपर में एक ना एक आ जाएगा 5 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट ये आएगा, तो ये डायग्राम बनाना है आपको कंपलसरीली। उसके साथ साथ आपको करना है डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ लेना। उसके साथ साथ आप पढ़ लेंगे सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड या इनकम मेथड। ये 2 में से कोई एक आ जाएगा, अगर आया तो, नहीं तो यही आएगा या तो ये आ जाएगा, ठीक है। लिख ले अच्छे से, ठीक है। अच्छा, हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेशनल इनकम के बाद है चैप्टर नंबर 15, 1 मार्क्स का है, एक तो एमसीक्यू आ जाएगा तो छोड़ देते हैं। 16 में आ जाते हैं बैंकिंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 16, बैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग से क्या आएगा क्वेश्चन ना, आप इसका भी मैं गारंटी देके बता सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा। क्या क्या क्वेश्चन है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक को या तो क्या बोल सकते हैं, आरबीआई भी बोल सकते हैं, तो सेंट्रल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इसका कोई डायग्राम नहीं है हाँ इस चैप्टर में, तो आप कैसे करेंगे इस चैप्टर का, ये लिखेंगे आंसर में कैसे लिखना है, हेडिंग एक्सप्लेनेशन, हेडिंग विद ब्लैक पेन अंडरलाइन एक्सप्लेनेशन विद ब्लू पेन, हेडिंग विद ब्लैक पेन अंडरलाइन एक्सप्लेनेशन विद ब्लू पेन, ऐसे करके 5 पॉइंट लिख लेंगे। इसके फंक्शंस क्या क्या मैं बता रहा हूँ, आपके पास अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं ये हेडिंग्स, ठीक है। सबसे है क्या था, सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन है इशूइंग ऑफ न्यू नोट्स और द करेंसी अथॉरिटी। नंबर 2 आपका है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। उसके बाद है क्या था, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। उसके बाद क्या था, बैंकर्स बैंक। उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट। उसके बाद ये सब हो गया। मैनेजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंट्री में करता है, यही सब करता है, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं आया तो आ सकता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, भाई ये भी आता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक वेस्ट बंगाल के बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ लें, नोट करके ऐसे लिख लेंगे। बुक में ना हेडिंग नहीं दिया है,
आप लोग हेडिंग निकालेंगे खुद से, अंडरलाइन करके उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स भूल जाइए। ऐसे ही लिख के आएंगे तो मार्क्स भी 5 में से 1-2 मिलेगा, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स लिख लेना है, बुक में है। थर्ड क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से है, वो है आपका क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। पढ़ लेना, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद आपका एक तो फिर भी पढ़ लेना, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट अगर है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसमें ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, CRR, VRR, SLR, बहुत ही चीज़ें, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही, या तो ये आएगा, नहीं आया तो इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये 4 क्वेश्चन पढ़ के चैप्टर हटाइए, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, कोई कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हुए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कहाँ है। और इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, वो है आपका चैप्टर नंबर 17। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 17 बहुत छोटा है तो मैंने स्किप कर दिया है। चैप्टर नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, ये क्वेश्चन है। और दे देगा एक्सप्लेन, क्या करेंगे अगर ये क्वेश्चन आया तो, ये क्वेश्चन आता है हर साल आता है घुमा घुमा करके, तो ये क्वेश्चन आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस कोट एंड कोट एक्सप्लेन। तो आपको ना 2 चीज़ करना है इसके अंदर, उन दोनों के बारे में लिखना है, वो है ऑटोनोमस आइटम। अगर आपने ये चीज़ लिख दिया ना, आपको मार्क्स का चिंता करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से स्कोरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये कोई नहीं लिखता, कोई नहीं पढ़ता इतने अंदर का बुक। ये 2 वर्ड्स लिख लेना ब्लैक पेन से हाईलाइट करके, मार्क्स आपको मिल जाएगा। ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स जो कि इसके अंडर में आएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पढ़ना है। हो गया। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से वो आ सकता है, वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सो व्हेन यू गो थ्रू द बुक यू विल फाइंड वन डायग्राम आल्सो लाइक दिस, ओके। ऐसा कुछ एक डायग्राम है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की इक्विलिब्रियम बता रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये दोनों नहीं आए तो और कुछ नहीं कर सकते भाई, तब मेरा सजेशन काम नहीं आएगा। तीसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, वो है आ सकता है, वो है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग ना 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। तो हो गया आपका चैप्टर 18 खत्म। उसके बाद तो चैप्टर 18 में मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, उसमें आपको ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग के बारे में लिख देना है हेडिंग बना करके और एक्सप्लेन कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद या तो वो नहीं आया तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ जाएगा, उसके बाद मैनेज फ्लोटिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 से आपको ना स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सम ना आराम से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सम है भाई, अब ये आपको करना पड़ेगा, ये सम ना श्योर है, ये आएगा। नहीं आया तो जो सम नहीं कर पाता ना उन बच्चों के लिए लॉरेंस कर्व है, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा झमेला है, ये सम बहुत इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं एक ऐसा चैप्टर में ना जो कि ना सबसे ज़्यादा मार्क्स का है आपके एग्जाम में, 9 मार्क्स आ रहे हैं इस चैप्टर से। पता है कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर नंबर 20 है आपका, ठीक है। 19 तो हो गया, वो 20 है। वो चैप्टर का नाम है ना पॉवर्टी इनइक्वालिटी वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पॉवर्टी वाले चैप्टर से आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, वही क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉवर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन। उसके बाद वाला क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, पॉवर्टी आता है, पॉवर्टी लाइन क्या है ये आ जाएगा, या तो आपका आ जाएगा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स माना पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम या फिर प्रोग्राम्स बनाए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ने योजनाएं लाए हैं ना, मतलब पॉवर्टी एलिविएट करने के लिए, बुक में तमाम है, 5-6 याद कर लेना काम आ जाएगा। जिसके एक एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट नरेगा का मैं देना चाहूँगा, आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वो है। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सीमा योजना, बहुत सारे हैं ऐसे, आप पढ़ लीजिए। नरेगा पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नरेगा मतलब वही ना, वो 100 दिन वाला जो काम मिलता है ना गाँव में, ठीक है। तो नरेगा की खासियत ये है कि अगर 100 दिन आपने एनरोल करा दिया है और अगर आपको गवर्नमेंट काम नहीं दे पा रहा है, फिर भी आपको पर डे का जो इनकम है फिर अलावेंस है वो आपको पर डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अच्छा है, बिना काम पैसा भी मिलेगा, ये नरेगा की खासियत है, ठीक है। 100 दिन तक आपको मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट ने आपको बुक कर लिया तो वो आपको पैसा दे देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है रीजंस फॉर
लिख लीजिए आप, रीजंस फॉर परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना। परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी माना वाई डज द पॉवर्टी परसिस्ट इन इंडिया, दैट मीन्स दैट पॉवर्टी क्यों रह जाता है कंट्री में, तो इसके कारण क्या क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, लिटरेसी कम है, ठीक है, और क्या कारण है, और काम है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है, और क्या कारण है, बहुत सारे ऐसे कारण है, ठीक है, कंट्री में उनके मतलब जो लोग है, दो जो लिव इन विलेज, दे हैव अ हाई पॉपुलेशन रेट, एजुकेशन बहुत कम है, ठीक है, सो दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। सो ये पढ़ लेना, इसके साथ आपका पॉवर्टी खत्म हो जाता है। पॉवर्टी में दूसरा पार्ट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लेना। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे सुन लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट में आपका आ जाएगा डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या हैं ये भी पढ़ लेना। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें कोई ग्राफ्स नहीं है, कोई सम नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है और हेडिंग डाल डाल के पढ़ लेना, आपका हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर नंबर 21 इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। सो चैप्टर नंबर 21 में क्या है, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है नरसिम्हम कमिटी, नरसिम्हम कमिटी, आप प्लीज पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे तो आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है, ये पढ़ ले सकते हैं। उसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है फंक्शंस ऑफ गैट एंड WTO, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है डंकल ड्राफ्ट क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इसमें एक क्वेश्चन जो कि इन सब का मदर क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है, वो है आपका इंश्योरेंस के ऊपर में। इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जनरल इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पढ़ लेना, ठीक है। एंड लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है, इसके रीजंस पूछेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस पढ़ना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। और एक क्वेश्चन जो कि लास्ट या दूसरे पहले साल आया था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। लिबरलाइजेशन पढ़ लेना और टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ये चैप्टर आराम से निकाल लेंगे आप। ये क्वेश्चन से भी 11 मार्क्स का या 9 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। नरसिम्हम कमिटी थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद गैट WTO पढ़ लेना, डंकल ड्राफ्ट पढ़ लेना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस पढ़ लेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मेरिट डीमेरिट और लिबरलाइजेशन, ये सब ना आपको एक समाज सेवा के हिसाब से मिला है, ठीक है, जो कि आपको कोई मतलब निःशुल्क है, ज़ीरो आपको देना पड़ेगा इसके लिए, खाली बैठना है, आपका डाटा खत्म होगा, बस यही है। क्यों किया, बिकॉज वी थॉट ऑफ जनरेटिंग समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटेरियन कॉज, बिकॉज द सोसाइटी इज सो टेंस्ड अबाउट दिस थिंग्स, नो स्टूडेंट्स, एंड मोर ओवर यू हैव योर एग्जाम्स आफ्टर दिस ट्रॉमेटाइज्ड पीरियड, so I think that something should be done for humanity cause. So this was my short questions which you get at the end of the year. So I think that all the student fraternity will be very much happy for this, okay. So I wish all of you best, so do your best and better luck. I guess with these questions you can bring 90% up in economics, थोड़ा सा effort चाहिए, हो जाएगा। बते की बात बता दूं, ये सारे जो नोट्स है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF मिल जाएगा, सारा दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको निकालना है, पढ़ना है, मिल गए, एफर्ट मिल गया, पढ़ना है, खाली थोड़ा पढ़ो, आराम से निकाल लेंगे। और अगर रिजल्ट अच्छा होता है ना तो मेरा नंबर रहेगा नीचे, व्हाट्सएप में ना एक मैसेज डाल देना, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चंस आए थे और आपको जानते नहीं है, तो आप वो नंबर में मैसेज करके थोड़ा थैंक यू बोल देना, तो और क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। बी इन टच, थैंक यू वेरी मच।